तो बच्चों, आज हम एक बंदर की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। छोटे से गांव में हरियाली से भरे खेतों के बीच एक दयालु मन का बंदर रहता था जिसका नाम था मुन्ना। मुन्ना अन्य बंदरों की तरह नहीं था, वह दूसरों की मदद करने का शौक रखता था। हर दिन वह गांव के चारों ओर घूमता और लोगों की सहायता की तलाश में रहता। एक गर्मी के दिन जब मुन्ना पेड़ से पेड़ झूल रहा था, उसने पास की नदी से मदद की पुकारें सुनी। नदी किनारे जाते हुए उसने देखा कि एक समूह के गांव वाले अपनी फसल को बहते पानी से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सोच किए बिना मुन्ना चला गया। अपनी प्रवीणता से मुन्ना ने वहां पहुंचते ही उनकी मदद करना शुरू किया। वह पानी के बाहर निकलकर जलबांध के किनारे बैठ गया और बचाव के काम को संगठित करने में मदद करने लगा। उसने बड़ी सावधानी से लोगों को संबोधित किया और उन्हें सहारा दिया। मुन्ना की मदद से गांव वालों ने अपनी फसल को बचाने में कामयाबी प्राप्त की। उन्होंने मुन्ना की मदद के लिए बहुत धन्यवाद किया और उसकी श्रद्धा और साहस की प्रशंसा की। इस घटना से सभी गांव वाले ने सीखा कि दयालुता और सहायता की महत्वपूर्णता है। वे समझ गए कि अपने साथी मनुष्यों की मदद करने से एक छोटा सा परिवर्तन भी बड़े बड़े परिणामों को सफल कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करना और सहायता करना चाहिए। एक छोटी सी मदद भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है और हमें सभी को एक दूसरे के साथ सहानुभूति और समर्थन में एकजुट रहना चाहिए। जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। उसका नाम चंचल था। वह अपने जीवन का समय दोस्तों के साथ मजे करते हुए बिताता था। वह हमेशा मुसीबतों में भी अपने दोस्तों की सहायता करता था। एक दिन जंगल में एक विशाल हाथी दिखाई दिया। हाथी के पास एक बहुत ही खूबसूरत सोने का हार था। चंचल ने हाथी के पास जाकर उसे पूछा, हे दोस्त, यह सोने का हार कहाँ से मिला? हाथी ने उत्तर दिया, यह हार मुझे यात्रा के दौरान मिला। मैंने इसे एक सोने के शिविर से चुराया। चंचल ने चिंतित होकर कहा, यह गलत है। चोरी करना ठीक नहीं है। हाथी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्यों चिंतित हो? जीवन एक खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। चंचल ने हाथी की बात मान ली और उसने भी सोने के हार के लालच में चोरी की। लेकिन कुछ दिन बाद चंचल को एक अजीब सी बीमारी हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी तेज दौड़ने की शक्ति कम हो गई। चंचल ने अपने दोस्तों की मदद से एक डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने चंचल की जांच की और कहा, तुम्हें चंद्रशीतला का रोग है। यह रोग सोने के साथ होता है। चंचल ने अपनी गलती को महसूस किया और अपने दोस्तों से माफी मांगी। उसने सीखा कि चोरी करना गलत है और यह उसके लिए हानिकारक है। इस कहानी का सिखाव है कि हमें हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए और दूसरों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। चोरी करना या धोखा देना हमेशा गलत होता है और हमें इससे बचना चाहिए। तो बच्चों, आज हम एक लोमड़ी और एक कौए की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह 2 दिन से भूखी थी। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। लोमड़ी भोजन की तलाश में जंगल से जा रही थी। फिर उसने देखा एक कौआ एक पेड़ की शाखा पर बैठा है। उसके मुंह में एक रोटी का एक टुकड़ा था। रोटी का टुकड़ा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और उसने वह रोटी कौआ के मुंह से छीनना चाहा। फिर लोमड़ी एक योजना के बारे में सोचकर पेड़ के पास गई और कौआ की आवाज की बहुत तारीफ की। फिर लोमड़ी कौआ से एक गीत गाने की प्रार्थना की। कौआ अपनी झूठी तारीफ सुनकर इतना तल्लीन हो गया कि वह भूल ही गया उसकी मुंह में एक रोटी का टुकड़ा है। कौआ गर्व महसूस करने लगा। जैसे ही कौआ ने गीत गाने के लिए अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने जल्दी से रोटी का टुकड़ा लिया और वहां से भाग गया। थोड़ी दूर जाकर लोमड़ी खुशी से अपना भोजन किया और कौआ दुखी होकर वहां रोने लगा।
तो बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अगर कोई तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तारीफ करेगा तो उनकी बातों पर भरोसा करने से पहले एक बार जरूर सोचना। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक बहुत ही डरावना बाघ रहता था। यह बाघ जंगल का शासक था। उसका शासन जंगल में डर फैला देता था। लोग उससे डरकर अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। एक दिन बाघ ने एक गांव का दौरा किया। उसने सभी लोगों को डरा धमकाकर उनसे विवाद किया। बाघ ने गांव के लोगों से कहा, मैं जंगल का राजा हूं और मेरा हुक्म सुनना होगा। अगर तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गांव के लोग बहुत परेशान थे। उनके पास कोई समाधान नहीं था। वे बाघ के डर से जीने लगे। एक दिन एक बुढ़िया ने बाघ को देखा। बुढ़िया की आंखों में दूरदृष्टि थी। वह बहुत ही समझदार थी। बुढ़िया ने बाघ से पूछा, बाघ भगवान की सृष्टि का हिस्सा है, तुम्हें हमें क्यों डराना पड़ता है? क्या तुम इस जंगल का सच्चा राजा बन सकते हो जो सबका प्यार और सम्मान पा सके? बाघ ने बुढ़िया के प्रश्न को सुना और सोचने लगा। उसे बुढ़िया के शब्दों में गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता महसूस हुई। बाघ ने कहा, तुम जो कह रही हो वह सही है। मैं इस तरह से डर का महाराजा बनकर कुछ भी नहीं हासिल कर सकता। बुढ़िया ने बाघ से सलाह दी, बाघ भगवान के दिए हुए शक्तिशाली शरीर से तुम इस जंगल के सच्चे राजा बन सकते हो, पर तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। डर की जगह प्यार और समझदारी से जंगल का शासन करो। बाघ ने बुढ़िया की सलाह मानी। उसने अपनी बुराइयों पर गहरी नजर डाली और सोचा कि वह कैसे एक बेहतर बाघ बन सकता है। उसके बाद से बाघ ने अपने जंगल का शासन प्यार और समझदारी से किया। वह गांव के लोगों से प्यार से बात करता था और उनकी मदद करता। बाघ ने डरावनी शक्तियों का इस्तेमाल छोड़ दिया और अब वह जंगल का सच्चा राजा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। हमें डर को प्यार में बदलना चाहिए और समझदारी से हर मुश्किल को पार करना चाहिए। बाघ की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अंदर की सच्ची ताकत और साहस ही हमें सच्चा राजा बनाती है। तो बच्चों, आज हम एक बिल्ली और चूहे की कहानी को पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक बड़े और सुंदर जंगल में एक बिल्ली और एक चूहा एक साथ रहते थे। वे एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और हर समस्या में एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी और सतत थी। एक दिन अचानक ही बड़ी ही तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही नदी का पानी भी बढ़ने लगा। बिल्ली और चूहा ने देखा कि जंगल में रहने वाले अनेक जानवर पानी में फंस गए हैं। वे पानी की बहाव से लड़ नहीं पा रहे थे और उनका जीवन खतरे में था। बिल्ली और चूहा ने तुरंत ही कार्रवाई की। उन्होंने एक दूसरे की मदद करते हुए उन जानवरों को बचाने का प्रयास किया। बिल्ली ने अपनी लंबी पूंछ का सहारा देकर जानवरों को पानी से बाहर निकाला, जबकि चूहा ने अपनी तेजी से उन्हें किनारे तक पहुंचाया। बारिश बंद होने के बाद उन जानवरों ने बिल्ली और चूहा की मदद के लिए बहुत ही आभारी भाव व्यक्त किया। उन्होंने उन्हें सम्मान और प्रशंसा से भरी आंखों से देखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हमारे समाज में एकता और सद्भावना बनी रहती है। बिल्ली और चूहा की इस नेक क्रिया ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूती दी और उन्हें एक अच्छे उदाहरण के रूप में उजागर किया। यह सीख हमें समझाती है कि हमें सभी के प्रति दया और सहानुभूति बनाए रखनी चाहिए। तो कहानी कुछ ऐसी है कि नीता एक युवा और सुंदर लड़की थी। उसकी शादी रवि से हुई थी। शादी के बाद नीता अपने पति और सास कमला जी के साथ रहने आई। नीता को उम्मीद थी कि उसे अपने नए घर में बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन उसे जल्दी ही पता चला कि उसकी सास कमला जी बहुत सख्त और कठोर थीं। शादी के पहले कुछ दिन ठीक-ठाक बीते। नीता ने अपने नए घर में घुलने मिलने की कोशिश की। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती, लेकिन कमला जी को नीता का काम कभी पसंद नहीं आता। वे हमेशा उसकी गलतियां निकालती और उसे डांटती। एक दिन
नीता ने नाश्ते में पूरी आलू बनाए। रवि को यह बहुत पसंद था, लेकिन कमला जी ने बिना चखे ही कहना शुरू कर दिया। पूरी इतनी कड़क क्यों है? आलू में नमक क्यों नहीं है? नीता को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने चुपचाप सब सुन लिया। रात को जब रवि घर आया, नीता ने उससे बात की। रवि ने नीता को समझाया। माँ का स्वभाव ही ऐसा है, तुम धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। नीता ने रवि की बात मान ली और सोचा कि वह और मेहनत करेगी। एक दिन नीता ने सारे बर्तन धोए और उन्हें सुखाने के लिए रख दिया। जब कमला जी ने देखा तो उन्होंने कहा, बर्तन ठीक से नहीं धुले हैं, देखो इस पर दाग लगा है। माँ, मैंने बहुत ध्यान से धोए हैं, शायद यह दाग पुराना है। तुम्हारे बहाने मुझे पसंद नहीं, काम ठीक से करो, नहीं तो। नीता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और बर्तन फिर से धोने लगी। धीरे धीरे नीता और कमला जी के बीच की दूरियां बढ़ती गईं। दोनों के बीच छोटी छोटी बातों पर भी झगड़े होने लगे। रवि दोनों को समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। एक दिन नीता ने फैसला किया कि वह कमला जी से खुलकर बात करेगी। उसने कमला जी से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर रही हूँ, लेकिन मैं वाकई में कोशिश कर रही हूँ। अगर आप मुझे थोड़ा समय और देंगी, तो मैं सब कुछ ठीक से सीख जाऊंगी। कमला जी ने पहली बार नीता की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने महसूस किया कि वे नीता पर बहुत सख्त थीं। उन्होंने नीता से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। हम दोनों को मिलकर इस घर को संवारना है। उस दिन के बाद नीता और कमला जी के बीच के रिश्ते सुधरने लगे। दोनों ने एक दूसरे की गलतियां माफ की और नए सिरे से शुरुआत की। अब वे मिलकर घर का सारा काम करती और हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करती। रवि भी बहुत खुश था कि उसकी माँ और पत्नी अब अच्छे से रह रही थी। सास और बहू के रिश्ते में कभी कभी तनाव आ सकता है, लेकिन समझदारी, धैर्य और प्यार से हर समस्या का समाधान हो सकता है। नीता और कमला जी ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में सच्चाई और एक दूसरे के लिए सम्मान हो, तो कोई भी रिश्ता संभल सकता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक अनोखा पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ में एक भूत रहता है। गांव के बच्चे उस पेड़ से दूर ही रहते थे और रात को उस पेड़ के पास जाना किसी के लिए भी हिम्मत का काम था। उस गांव में एक लड़का था, राजू, जो बहुत ही उत्साही था। उसने सुना था कि उस पेड़ के पास जाने वाले को भूत दिखाई देता है। राजू ने फैसला किया कि वह उस पेड़ के राज को खुद जाकर जानेगा। एक रात जब पूरा गांव सो गया था, राजू ने हिम्मत जुटाई और उस पेड़ की तरफ रुख किया। पेड़ के पास जाने पर उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, लेकिन राजू ने अपने दिल को हिम्मत दी और आगे बढ़ा। जब वह पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक पुरानी छतरी के नीचे एक काला साया है। राजू का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, कौन हो तुम और क्यों यहाँ हो? मैं एक रूह हूँ जो इस पेड़ में बसा हुआ हूँ। पिछले 100 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। लेकिन क्यों और क्या तुम्हें मुक्ति की इच्छा है? हाँ, मुझे मुक्ति की इच्छा है, लेकिन मुझे इस पेड़ में एक पुरानी शपथ दी गई है। जब तक कोई मेरे पुराने कारणों का समाधान नहीं करता, मैं यहाँ पर बंद हूँ। मुझे आपकी मदद करने का इरादा है, बताइए मुझे क्या करना होगा? मेरे पुराने दुखों का हल ढूंढने के लिए तुम्हें इस पेड़ के पास के प्राचीन मंदिर में जाना होगा। वहाँ तुम्हें एक पुरानी पुस्तक मिलेगी जो मेरे रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकती है। राजू ने साया की बात मानी और प्राचीन मंदिर की ओर रवाना हुआ। वहां पहुंचकर उसने पुरानी पुस्तक को खोजा और उसमें साया के रहस्य को हल करने का उपाय ढूंढा। पुस्तक के अनुसार साया के दुख का कारण उसके पिछले जन्म का कुछ कर्म था। राजू ने वह कर्म सुलझाया और साया को मुक्ति दिलाई।
इसके बाद साया का प्रतिरूप समाप्त हो गया और उस पेड़ से निकल गया। उसके बाद वह पेड़ के आसपास का माहौल बदल गया और लोग अब उस पेड़ के पास जाने को डरते नहीं थे। राजू ने एक अनोखी दोस्ती का अनुभव किया और उसने साया को मुक्ति दिलाने का गर्व महसूस किया। एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसका नाम था राजमहल। गांव वाले इसे भूतिया मानते थे और रात के समय किसी ने भी वहां के पास जाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन एक जॉन नामक युवक ने निश्चित किया कि वह इस रहस्यमय हवेली का पर्दाफाश करेगा। पहली रात जॉन ने अपने दोस्तों को लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। रात के 12 बजे पर हवेली में अजीब ध्वनियां सुनाई देने लगी, लेकिन वह नहीं डरा। धीरे धीरे वे एक पुराने कमरे में पहुंचे जिसमें अनुपम रूप से रखे गए एक पुराने खाते में कुछ बहुत ही अजीब और भूतपूर्व चित्र थे। दूसरी रात जॉन के मन में हवेली के रहस्य को सुलझाने का उत्साह था। दूसरी रात उसने अकेले हवेली के अंदर की तरफ बढ़ा। वह अचानक एक बहुत ही अजीब चीज देखता है, एक पुराना खून से भरा हुआ कुआं। जॉन की उत्सुकता में उसने कुआं की ओर बढ़ा और वहां उसने एक पुरानी डायरी पाई। उस डायरी में विचित्र घटनाएं और पुरानी कहानियां लिखी गई थीं। तीसरी रात जॉन ने अपने दोस्तों को लेकर हवेली की तरफ से दूर एक छोटे से मंदिर की ओर बढ़ा। वहां एक विचित्र मूर्ति थी जिसमें कुछ लोगों की आत्माएं बंधी थीं। जॉन ने समझा कि यही हवेली के रहस्य का हल है। चौथी रात जॉन ने विचार किया कि वह उस मूर्ति की रहस्यमयी कहानी को सुलझाने के लिए हवेली में लौटेगा। चौथी रात उसने हवेली के भूतिया कमरे में 2 अजीब आत्माओं से मुलाकात की जो उससे अपनी दुखभरी कहानियां साझा करती हैं। अंत में जॉन ने उस मूर्ति की मदद से हवेली के रहस्य का उत्तर निकाला और भूतों की आत्माओं को शांति मिली। हवेली अब भूतिया नहीं रही, बल्कि वह एक शानदार और पूर्ण तरह से भयानक था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी रहस्यमयी चीजें हमारे जीवन में अद्वितीय रूप से प्रकट हो सकती हैं और उनका सामना करना हमें नए दृष्टिकोण और अनुभव से आगे बढ़ सकता है।